चलिए गाइस, चलते चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सब लोगों को मेरे तरफ से। चलिए, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इंडेक्स नंबर। ठीक है ना, इंडेक्स नंबर जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर आप बोल सकते हैं है वो हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर इज अगेन एक्चुअली में अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लस अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है ना, मैं इसको बहुत स्कोरिंग भी बोल सकता हूँ और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी इसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है ना गाइस, तो स्टार्ट कर रहे हैं भाई साहब, आज ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडेक्स नंबर की, तो इंडेक्स नंबर पहले तो आपको ये समझना है कि ये है क्या, इसकी जरूरत क्या पड़ी, ये होता क्या है। मतलब हम हमेशा ये बात करते हैं, ठीक है ना, कौन बात करते भाई, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं सबसे पहले कि भाई वो चैप्टर जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसका पहले हम बारे में तो समझ ले कि उसका रिलेवेंस क्या है, वो क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों इतना रिलेवेंट है वो हम लोगों के लिए पढ़ना। तो वो तो हम पहले एक बार क्या कर ले, डिस्कस कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं। तो गाइस एक सिंपल सी चीज समझो कि आज अगर आपके पास 10 रुपए है तो वो क्या 10 रुपए हमेशा 10 ही रुपए रहेंगे क्या? अगर आपके पास आज 10 रुपए है तो क्या वो 10 रुपए हमेशा आपके पास आपके लिए 10 ही रुपए रहेंगे, या उसकी कीमत बढ़ेंगी आगे चल के, या उसकी कीमत कम होंगी? सर कैसी वाहियात सी बात कर रहे हो। मेरे पास अगर 10 रुपए है तो कल भी वो 10 ही रहेंगे, परसों भी वो 10 ही रहेंगे, 10 साल बाद भी वो 10 ही रहेंगे। उसमें क्या चेंज आएगा सर? सर बहुत चेंज आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता सर? मैं बताता हूं आपको चेंज कैसे कैसे आएगा। एक मिनट ध्यान से सुनना मेरी बात को थोड़ा सा। गाइस मेरे को एक चीज बताओ, आज अगर एक बंदा है, वो आज अगर एक बंदा उसके 10 रुपए की जगह मैं 100 रुपए ले लेता हूं, ठीक है ना। तो आज हम सपोज बैठे हैं 2021 में, तो 2021 या 22 में बैठे, सॉरी 21-22 में जो भी बैठे हम, ठीक है। तो हम आज यहाँ पे बैठे हैं 21 में, तो आज मेरे पास 10 रुपए है या 100 रुपए है पकड़ लो, ठीक है ना। और ये 100 रुपए में मैं आज की तारीख में मान लो 5 आम क्या कर लेता हूँ, खरीद लेता हूँ। आज मैं ये 5 आम क्या कर लेता हूँ, खरीद लेता हूँ। तो मेरे पास आज की तारीख में 100 रुपीज है, एंड आउट ऑफ दिस 100 रुपीज मैं 5 आम आज की तारीख में क्या कर सकता हूँ, परचेस कर सकता हूँ। तो कोई भी दुकान पे चले जाओ, भाई साहब 100 रुपए उसको दिया, उसने भाई ने मेरे को क्या दे दिया, 5 आम दे दिए। क्या बात है, मतलब यार क्या जोरदार चीज होगी ये तो। अब तुम प्रैक्टिकली सोच के देखो, आज से मैं ईयर, ये जो है ना, ये ईयर इररिलेवेंट है, मैंने 10 साल बाद की बात कर रहा हूं, 2031 की। मैंने क्या करा, वो आम नहीं लिया और 100 रुपए जो है अपनी तिजोरी में रख दी। वो तिजोरी में अपने उठा के मैंने 100 रुपए रख दिए, और 10 साल बाद वो तिजोरी से मैंने 100 रुपए बाहर निकाला। तो सर वहां से 100 ही रुपए बाहर निकलेंगे कि उससे कम या उससे ज्यादा? सर क्या ये फालतू की बातें कर रहे हो, 100 ही रुपए निकलेंगे ना, कम या ज्यादा की बात ही नहीं आती। मैं बोलूंगा भले ही वो 100 रुपए आपके वहां से बाहर निकलेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो 100 रुपए नहीं रहे, अब उसकी कीमत अब कम हो चुकी है। सर ये क्या बात होगी? सर उसकी कीमत जो 10 साल पहले थी 100 रुपए की, वो 10 साल बाद वो 100 रुपए की कीमत ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी होंगी, कम हो चुकी होंगी। मतलब आपको समझाने के लिए मैं समझाता हूं, तो 10 साल बाद अगर वो 100 रुपए लेके आप आम लेने जाओगे तो शायद 100 रुपए में आपको एक आम मिले। यानी पहले आपको 100 रुपए में 5 आम मिल जाया करते थे, अब आपको वो आम कितने रुपए में मिलेंगे, 100 रुपए में सिर्फ एक आम मिलेंगे। यानी अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मेरे को 2031 में इफ मेरे को अगर 5 आम खरीदने हैं, तो 5 आम खरीदने के लिए मेरे को सर 100 × 5 = 500 रुपए लगेंगे। यानी सर मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि महंगाई हमारी कंट्री में क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। अब वो आम पहले जो 100 रुपए में आ जाया करते थे, अब वही आम लेने के लिए मेरे को कितने रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे, 500 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। इसको और इजी कर देते हैं, एक आम 2021 में आता है 20 रुपए का। सर कैसे? सर 5 आम 100 रुपए के आ रहे हैं, तो एक आम तो सर 20 रुपए का आएगा ना। और यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे एक आम खरीदने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि आज के 20 रुपए तब के 100 रुपए है? क्या आप ऐसा बोल सकते हो क्या आज के 20 रुपए तब के 100 रुपए है? मतलब आज जो 20 रुपए की कीमत है, आज जो 20 रुपए में चीजें आ जाती है, तब वो 20 रुपए की कीमत कुछ भी नहीं रहेंगी। वो तब जो आज के 20 रुपए की कीमत है, इट इज इक्विवेलेंट टू आगे के 100 रुपए। हाँ सर बिल्कुल।
यानी पहले अगर आप आज आपके पास अगर 100 रुपए है तो आप बोल रहे हो मैं अमीर हूं, मैं 5 आम खरीद सकता, तो 10 साल के बाद वही 100 रुपए की नोट अगर आप बैंक से बाहर निकाल, बैंक बोल रहा हूं सॉरी, आपकी तिजोरी से बाहर निकालोगे और आप बोलोगे आप अमीर हो, तो लोग कंपड़ मारेंगे, बोलेंगे अबे 100 रुपए तो तेरे पास है, उसमें सिर्फ एक आम आता। पहले भली 5 आते होंगे, बट आज की तारीख में वो 100 रुपए की नोट से कितने आम आता? एक आम आता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है ऐसा? तो बेसिकली कारण है ये 100 रुपए जो है, इसके ऊपर, नोट के ऊपर 100 रुपए आज भी लिखे हैं, 10 साल के बाद भी लिखे रहेंगे, बट डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे ये 100 रुपए की कीमत क्या होती जाएंगी? कम कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। कीमत का मतलब हो गया कि इसकी जो खरीदने की क्षमता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं परचेसिंग पावर, इसकी ये 100 रुपए की खरीदने की क्षमता, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं परचेसिंग पावर, तो इसकी परचेसिंग पावर क्या हो जाएंगी? कम होती जाएंगी डे बाय डे। सर ऐसा क्यों? तो इसकी जो परचेसिंग पावर है वो क्या होती जाएंगी? कम कम होती जाएंगी। सर उसका सिंपल सा रीजन है कि महंगाई, इन्फ्लेशन क्या होते जाएगा? डे बाय डे बढ़ते जाता है। तो क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन, प्राइसेस जिसको आप आसान भाषा में बोलते हैं, वो डे बाय डे बढ़ती जाती है चीजों की, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो रुपए रहता है, पैसे रहते हैं, उसकी कीमत डे बाय डे घटती जाती है। वो अलग बात है, हमको और आपको दिखती नहीं है, लेकिन इट इज फैक्ट। 100 रुपए की नोट तो 10 साल पहले भी 100 रुपए की नोट थी, आज भी 100 रुपए की नोट है, बट पहले 100 रुपए की नोट में बहुत कुछ आ जाया करता था। अब शायद 2031 में, 31 में 100 रुपए में कुछ भी ना आए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज के 20 रुपए इज इक्विवेलेंट टू 2021 के 100 रुपए। यानी 100 रुपए की कीमत इतनी घट गई। यानी पहले 100 रुपए में 5 आम आ जाते थे, अब कितने आम आ रहे हैं? एक आम आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राइसेस क्या हो रही है? डे बाय डे बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इन्फ्लेशन भी क्या होती जाएगा? बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे परचेसिंग पावर क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। यानी प्राइसेस बढ़ेंगी तो उससे महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेंगी तो पैसे की खरीदने की क्षमता, परचेसिंग पावर सिंपली मींस पैसे की खरीदने की क्षमता, वो भी क्या होती जाएंगी? डे बाय डे कम होती जाएंगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है कि हमारी डे बाय डे करेंसी कम होती जा रही है, कम होती जाएंगी। करेंसी इसलिए कम होती जाएंगी क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। इसको अगर आपको समझना है तो एक एग्जांपल के तहत समझाता हूं मैं। इसमें आपके पापा मम्मी को हम इन्वॉल्व करते हैं। आपने ये डायलॉग तो सुना होगा, क्या पता आपने सुना है या नहीं सुना है, बट मैंने तो बहुत बार सुना है। मेरे पापा ने, पेरेंट्स बोलते हैं हमारे को कई बार कि मैं तो 10 रुपए में ये कर देता, वो कर लेता था। मतलब मेरे पापा हमेशा मेरे को बोलते कितना पैसा उड़ाता है तू। मैं बोला पापा क्यों ऐसा बोलते हो? बोले मैं तो 10 रुपए में मेरा तो मतलब सब महीना भर चल जाता था। जब मैं पढ़ता था तब की बात, अब तो खैर अलग बात है, लेकिन स्टिल बोले मैं 10 रुपए में तो मेरा पूरा महीना चला लेता था। पापा बोलते तू देख, बोले नालायक, देखो 1000 रुपए देने के बाद भी तेरा काम नहीं होता। मैंने पॉकेट मनी 1000 रुपए अगर मेरे को मिलती थी तो 1000 रुपए में भी तेरा काम नहीं होता। मैं देख बोले 10 रुपए में चला लिया करता था। फिर मैंने पापा को समझाया इंडेक्स नंबर का कंसेप्ट। मैंने बोला पापा एक चीज मेरे को बताओ, एक एग्जाम्पल की भाषा लेते, बात करते पापा। उस जमाने में, जिस जमाने की आप बात कर रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे होंगे 1985 की। एक एग्जाम्पल के लिए पापा बोलते चलो आप बात कर रहे होंगे 1985 की, ठीक है ना, जब आप मेरी उम्र के होंगे, ठीक है। और आज चल रहा है पापा 2020। बोला ओके। तो पापा आप उस समय 10 रुपए खर्चा करते थे और आज मैं महीने के 1000 रुपए खर्चा कर रहा हूं और आप बोल रहे हो तो इतना ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है। तो मैंने बोला पापा कोई भी एक आइटम पकड़ लेते अपन, कोई भी एक आइटम ले लेते। और आइटम लेने के बाद मैंने पापा को बोला कि आप पकड़ो, सपोज कि 10 रुपए में उस जमाने में आप एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना, एक एग्जांपल ले रहा हूं पापा, 10 रुपए में उस जमाने में, और आम इज बेस्ट एग्जांपल फॉर मी क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है, इसलिए मैं आम का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो पापा आप 10 रुपए में कितने आम खरीद लेते थे? अरे क्या बात कर रहा है तू,
उस जमाने में 10 रुपए में, बाप रे। एक एग्जाम्पल के लिए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बन रहा है, ठीक है, पर ये डिस्कशन करे हुए पापा के साथ मैंने, बट चीज अलग है। 10 रुपए में पापा आप, मैं बोले 10 रुपए में आम, तो बोले 10 रुपए में तो यार क्या बोलूं मैं तेरे को, 50 आम आ जाते थे उस जमाने में। बोले, मैं बोला क्या बात है पापा, 50 आम 10 रुपए में आ जाते थे। बोला ओके। बोला पापा आज अगर आप मार्केट में जाओ 1000 रुपए लेके, तो आज की तारीख में आप 1000 रुपए में कितने आम लेके आ सकते पापा? आप आज 1000 रुपए के में आम लेने जाओ पापा, तो आप 1000 रुपए में कितने आम आपको मिलते हैं? बोले आज तो महंगाई इतनी बढ़ गई है। बोले यार क्या बोलूँ तेरे को मैं, है ना, इतनी महंगाई हो गई है, 1000 रुपए में भी 10 आम आएंगे आज। कितने आम? 10 आम। यानी उस जमाने में 10 रुपए में 50 आम आ जाया करते थे, और आज 1000 रुपए में सिर्फ 10 आम आ रहे हैं। यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग उस जमाने की अगर मैं बात करूं, तो उस जमाने में एक आम कितने का पड़ता होगा? तो उस जमाने में एक आम 0.2 पैसे का पड़ता होगा, 20 पैसे का। 10 डिवाइडेड बाय 50 अगर मैं करूं तो कुछ 0.2 पर आम, या इसको मैं एकदम आसान भाषा में बोल दूं तो 20 पैसे में पड़ता है। कितने पैसे में? 20 पैसे में। और आज की तारीख में पापा आप मेरी बात समझो, आप 1000 रुपए आप खुद बोल रहे हो, मैं तो कुछ, मेरे को तो मालूम नहीं कितने का मिलता आम, पर आप खुद बोल रहे हो 1000 रुपए में सिर्फ 10 आम आते हैं, तो मतलब एक आम की कीमत हो गई ₹100। एक आम की कीमत होगी ₹100। तो यानी उस जमाने में 20 पैसे में एक आम मिल जाता था। आज आप एक आम लेने जाते हो तो एक आम लेने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है? तो बोलते हैं ₹100 आज एक आम लेने के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो पापा बोले क्या मजाक बाजी लगा रखा है, तू क्या टाइम पास कर रहा है? मैं बोले यार पापा समझू तो बात को, है ना। आप ऐसा बोल सकते हैं कि पापा कि उस जमाने के 20 पैसे आज के 100 रुपए है ना। उस जमाने में 20 पैसे में एक आम आता था, आज 100 रुपए में एक आम आता है, तो उस जमाने के 20 पैसे आज के 100 रुपए है। बोले हाँ बात तो तू सही बोल रहा है। तो मैं बोला पापा अब आएगा मजा, उस जमाने के 20 पैसे आज के 100 रुपए है, ठीक है। और आपकी पॉकेट मनी कितनी थी पापा? बोले 10 रुपए। मैंने बोला पापा देखो मैं बोला देखो पापा 10 × 100 डिवाइडेड बाय 0.2। मैंने बोला पापा आपको बताऊं क्या मैं, आज की तारीख में आपकी पॉकेट मनी के हिसाब से, आज की तारीख में उस जमाने के अगर 20 पैसे आज के 100 रुपए है, तो उस जमाने के 10 रुपए आज के 5000 रुपए है। वापस से नहीं समझा, कंसेप्ट ही नहीं समझा। उस जमाने के 20 पैसे 20 पैसा आज के अगर 100 रुपए है, तो बट ऑब्वियस ही बात है ना, उस जमाने के 10 रुपए भी आज के कुछ होंगे। तो उस जमाने के 10 रुपए आज के कितने हैं? उस जमाने के 10 रुपए आज के 5000 रुपए है। ना आज अगर आपको पापा 50 आम लेना है, आपको नहीं समझ में आएगा मेरा पॉइंट, तो क्लियर समझो। आज अगर आपको 50 आम लेना है, यानी 10 रुपए में आप 50 आम खरीद लेते थे, आज आपको अगर 50 आम लेना है तो आपको कम से कम जेब में कितने रुपए लेके जाना पड़ेगा? 5000 रुपए लेके जाना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे? 50 आम खरीद पाओगे। तो पापा मेरे को एक चीज बताओ, मैं ज्यादा खर्चा करता हूँ कि आप खर्चा ज्यादा करते थे? आप उस जमाने में अगर कंपेयर करा जाए तो उस जमाने के हिसाब से आप आज 5000 रुपए खर्चा करते थे, और मैं तो सिर्फ 1000 रुपए खर्चा कर रहा हूं। बोले ऐसे कैसे? मैं बोला पापा आप कंपेयर किसको कर रहे हैं? आप तो सिर्फ पैसे को कंपेयर कर रहे हैं ना। पैसा तो इररिलेवेंट है, ये तो कागज है, रद्दी है। मैटर क्या करता है कि वो पैसे में से हम कितनी चीजें खरीद पाते हैं, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या क्षमता है खरीदने की, परचेसिंग पावर कितनी है। यानी अगर आज मेरे को 50 आम खरीदना है तो मेरे को 5000 रुपए लगते थे, और आपके टाइम पे 10 रुपए में 50 आम आ जाते थे, और आप 10 रुपए उड़ाते थे महीने के, और मैं तो सिर्फ 1000 रुपए उड़ा रहा हूं। इस हिसाब से तो आपको ने मेरी पॉकेट मनी कम नहीं करनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। पापा बोले ऐसे कैसे बोल दिया? मतलब देख लो आप कंपैरिजन, उस जमाने के 20 पैसे आज के 100 रुपए, अगर मैं आम की वैल्यू ही पकड़ू तो आपके 10 रुपए आज के कितने हो गए? 5000 रुपए हो गए। तो मैं तो ज्यादा खर्चा नहीं, कम खर्चा करता हूँ पापा, आप बहुत खर्चा करते थे। मैं तो 1000 रुपए ही खर्चा करता हूँ, कायदे से तो आपने मेरे को 5000 रुपए देना चाहिए उस हिसाब से, और आप मेरे को 1000 रुपए देते हो सिर्फ। पापा शॉक्स, अपन रॉक्स। क्यों? क्योंकि अपन सीए कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर है साहब, यही तो है, और क्या है। गलत बोला क्या मैंने आपको? एग्जाम्पल्स में कुछ गलत लगा क्या? कुछ बिल्कुल सही है। कोई मैंने इंसल्ट थोड़ी ना किया फादर की,
उनको तो मैंने सिर्फ बताया कि पापा ऐसा ऐसा है, पॉकेट मनी बढ़ाना है तो ये कंसेप्ट लेके कल अपने पापा के पास जाना, मूड अच्छा होगा तो जाना, नहीं तो कान के नीचे पड़ जाएंगी, बाकी मेरे को मत बोलना। क्लियर? सो बेसिकली हम हर बार क्या इस तरीके से तो नहीं करते रहेंगे ना, तो उस समय आम की वैल्यू कितनी थी, इस समय आम की वैल्यू कितनी है, उस समय आम के भाव ये था, आज की आम की वैल्यू इतनी है। तो हमको महंगाई को दर्शाने के लिए कोई एक नंबर चाहिए। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करे कि मैंने आम को पकड़ लिया और आम की भाषा के हिसाब से उस जमाने की वैल्यू को आज की वैल्यू निकाल के बताया, यानी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, चीजों को कंपेरेबल बना रहे हैं। आप यहाँ पे कंपेयर, मेरे पापा अभी तक कंपेयर कर रहे थे 10 रुपए और 1000 रुपए को, जबकि 10 रुपए और 1000 रुपए कंपेरेबल ही नहीं है, क्योंकि उस जमाने की महंगाई, उस जमाने की चीजें अलग थी, आज की महंगाई, आज की सिचुएशंस अलग है। सो यू कैन नॉट इवन कंपेयर उस जमाने के 10 रुपए आज के 1000 रुपए के साथ, बिकॉज उस जमाने के 10 रुपए दैट मीन्स आज के 5000 रुपए, दैट इज इक्वल। उस जमाने के 10 रुपए आज के 5000 रुपए, दैट इज इक्वल। आई बात समझ में? और पढ़ते हैं, एग्जाम्पल अभी दिमाग में रखो अपने, अब धीरे धीरे आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको क्लैरिटी बढ़ेगी। इफ वी possess 10 rupees वी कैन परचेस गुड्स ऑफ वर्थ ₹10 बट नॉट ऑलवेज द सेम। अगर हमारे पास 10 रुपए है तो हम 10 रुपए के गुड्स क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, बट ये हमेशा सेम नहीं होगा, बिकॉज परचेसिंग पावर ऑफ मनी विच डिपेंड्स ऑन प्राइस। परचेसिंग पावर मतलब कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने की क्षमता जो पैसे के अंदर होती है। 10 रुपए में 5 आम आ जाते हैं, 10 रुपए में 1 आम भी आता है, तो दैट मीन 10 रुपए की औकात कितनी है, वो 5 आम खरीद सकता है। दैट मीन 10 रुपए की परचेसिंग पावर कितनी है, 10 आम। काय के ऊपर डिपेंड करा, 5 आम। काय के ऊपर डिपेंड करा, उस गुड्स की प्राइस के ऊपर। वो चेंज होती रहती है फ्रीक्वेंटली, क्योंकि प्राइसेस क्या होती रहती है, चेंज फ्रीक्वेंटली होती रहती है। सो इफ वी वांट टू कंपेयर द प्राइस लेवल्स ऑफ 2013 विद 2009, यहाँ पे 2013 विद 2009 की बात कर रहा है। सो वी मे हैव टू कंपेयर प्राइसेस ऑफ ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स लाइक राइस, व्हीट, वेजिटेबल, क्लॉथ्स, रिटेल एक्सेट्रा ऑफ 2013 विद दैट ऑफ 2009। मतलब अगर मेरे को कंपैरिजन करना है 2009 की प्राइजेस का 2013 की प्राइजेस के साथ, ग्रुप ऑफ चीजों का जो हमारी जरूरत के लिए हमको लगती है, तो राइस, व्हीट, वेजिटेबल, क्लॉथ, रेंट, ठीक है ना, ये सबको हम मिला ले, क्योंकि ये जीवन आवश्यक वस्तु है। तो हम 2009 की प्राइस को आज के साथ क्या कर सकते हैं, 2013 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बट चेंजेस इन प्राइजेस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स आर डिफरेंट एंड प्राइजेस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स आर कोटेड इन डिफरेंट यूनिट्स। हाँ, अब आप कंपेयर कर रहे हो, सपोज आपको कंपेयर करना है 2009 के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे तो आम की प्राइस कंपेयर करा तो कंपेयर हो गई, क्योंकि आम की जो प्राइस थी वो भी यूनिट्स में थी 1985 में, और आज भी यूनिट्स में। लेकिन हम जब ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं तो हमारे ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर अलग अलग चीजें आ जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं 2009 की और 2013 की, कोई भी ईयर ले सकते हैं, ईयर इररिलेवेंट है, यहाँ पे ईयर का कुछ लेना देना नहीं, ईयर इररिलेवेंट है, ठीक है। तो 2013 में जो राइस थी वो 10 रुपए का था, 2013 में 10 रुपए पर केजी था। आज वो हो गया है 15 रुपए पर केजी। रेंट उस समय हमारे को लगता था कुछ 5000 रुपए का, आज रेंट हमारे को लग रहा है 10,000 रुपए का। उस समय व्हीट की कीमत थी, सॉरी पेट्रोल की कीमत थी 40 रुपए लीटर, 1 लीटर की। आज पेट्रोल की कीमत है 90 रुपए लीटर। उस टाइम पे मिल्क की कीमत थी 10 रुपए लीटर, आज कीमत है 100 रुपए लीटर। मेरे को नहीं मालूम, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि 2009 के मुकाबले 2013 में महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। 2009 के मुकाबले 2013 में महंगाई बढ़ी है या कम हुई है, और अगर बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है। तो तुम इससे देख के ये तो जरूर बता दोगे कि सर हाँ महंगाई बढ़ी है, क्योंकि देखो सर राइस में भी 5 रुपए किलो बढ़ा है, सर रेंट 5000 रुपए से बढ़ा है, सर लीटर 50 रुपए पर लीटर से पेट्रोल बढ़ा है, सर 90 रुपए लीटर से दूध बढ़ा है। इसे ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि राइस में कितनी महंगाई आई है, पेट्रोल में कितनी महंगाई आई है, रेंट में कितनी आई है, मिल्क में कितनी आई है। मान लो मेरे को जीने के लिए ये 4 चीजें ही लगती है,
मान लो ये जीने के अलावा, ये 4 चीजों के अलावा मेरे को जीने के लिए कुछ नहीं लगता, तो मैं कोई एक प्रोडक्ट में जानना नहीं चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा ओवरऑल महंगाई बढ़ी है या ओवरऑल महंगाई कम हुई है। ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ 2009 को आप 2013 से अगर कंपेयर करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि उस समय जो प्राइसेस थी और आज की जो प्राइसेस है उसमें कितना डिफरेंस आया है, उसमें महंगाई कितनी बढ़ी है, तो आप क्या ओवरऑल बता पाओगे? आप बोलोगे सर हाँ एक काम करो एवरेज निकालो सबका। मैं बोलूंगा पगला गए हो क्या? यहाँ पे ये लीटर में दिया हुआ है, ये केजी में दिया हुआ है, ये नॉर्मल रुपीज में दिया हुआ है, इधर लीटर में दिया हुआ है, तो तुम लीटर को केजी के साथ, केजी को लीटर के साथ सबको एक साथ ही तोल दोगे क्या? सबको एक साथ ही कंपेयर कर लोगे क्या? आंसर इज नो, क्योंकि ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि सबके यूनिट्स क्या है, अलग अलग है, सबके यूनिट्स अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो इनको हमको कंपेरेबल बनाने के लिए इंडेक्स नंबर की मदद लेनी पड़ती है। But changes in prices of different variables are different and prices of different variable are also quoted in different, like milk per unit, राइस पर किलोग्राम, रेंट पर स्क्वायर फीट, तो हर चीज का जो रेट है वो अलग अलग यूनिट्स में क्या है, गिवन होता है। वी वांट वन फिगर्स टू इंडिकेट चेंजेस ऑफ ऑल कमोडिटीज एज अ होल, मतलब हमको इनमें से एक फिगर निकाल के दिखाना है जो सिर्फ एक फिगर हमारे को यह बता देगा कि कितनी महंगाई बढ़ी है या कितनी कम हुई है। हम ये नहीं बोल सकते कि प्राइस इतना बड़ा है, रेंट इतना बड़ा है, पेट्रोल इतना बड़ा है, मिल्क इतना बड़ा है, हम ये नहीं बोल सकते। हमको ओवरऑल एज अ होल एक फिगर चाहिए, हमको ओवरऑल एज अ होल एक फिगर चाहिए जो हमको सिर्फ ये निकाल के बता दे कि कितनी महंगाई बढ़ी है या कितनी कम हुई है। कोई तुमको पूछता है महंगाई बढ़ी है, तुम क्या बोलते हो उसको? हाँ राइस इतना बढ़ गया, चावल इतना, तेल इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया, वो इतना बढ़ गया, ऐसा इतना हो गया, इतना। ऐसा थोड़ी ना कोई कंपैरिजन होता है। हम एक ओवरऑल नंबर मांगेंगे, जो ओवरऑल नंबर में एक कैपेसिटी रहेगी कि वो क्या शो कर देगा। ओवरऑल लेवल हम मांगेंगे, वो ओवरऑल लेवल में एक कैपेसिटी रहेगी कि वो क्या शो कर देगा कि कितनी ओवरऑल महंगाई बढ़ी है, और वो उसको वो ऐसा नंबर रहेगा, कोई यूनिट में नहीं रहेगा, वो यूनिट फ्री रहेगा, तो दैट नंबर इज कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर। तो वी वांट फिगर टू इंडिकेट चेंजेस ऑफ ऑल कमोडिटीज एज अ होल, वो सारी कमोडिटीज के चेंजेस एज अ होल एक फिगर में आ जाएगा, तो दैट फिगर इज नथिंग बट कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर। दैट फिगर इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, इंडेक्स नंबर। दे रिफ्लेक्ट चेंजेस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, इंडस्ट्री प्रोडक्शन, सेल्स, इंपोर्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है ना। दे रिफ्लेक्ट द पल्स ऑफ इकोनॉमिक बैरोमीटर्स, वो अलग अलग चीजों के में अंदर चेंजेस क्या कर देता है, बता देता है। तो जरूरी नहीं है कि इंडेक्स नंबर सिर्फ प्राइसेस की बात करता है, प्रोडक्शन लेवल में क्या चेंजेस आया वो भी आप इंडेक्स नंबर की मदद से ले सकते हैं। सो इंडेक्स नंबर इज अ नंबर जो यूनिट फ्री है, जिसका यूनिट कोई यूनिट नहीं है, और वो ग्रुप ऑफ कमोडिटीज को रिप्रेजेंट करके ये बता देता है कि कितने चेंजेस आए हैं और नहीं आए हैं। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी बढ़ेगी। इंडेक्स नंबर, अ सिंपल इंडेक्स नंबर, एन इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो, इंडेक्स नंबर एक प्रकार से एक रेशियो है ऑफ एन एवरेज ऑफ रेशियोज एक्सप्रेस इन अ परसेंटेज, ये एक प्रकार का रेशियो है जो परसेंटेज फॉर्म में क्या होता है, शो होता है। 2 और मोर पीरियड्स आर इन्वॉल्व, वन इज बेस पीरियड यूज फॉर कंपैरिजन। अब जैसे यहाँ पे हम 2 ईयर्स को कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं 2013 को 2009 से, यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम 2013 को 2009 से कंपेयर करना चाह रहे हैं। यानी मेरे पापा का जो ईयर था 1985, ये 1985 को 2020 को हम 1985 से कंपेयर कर रहे थे, मतलब 2020 की प्राइसेस हम कंपैरिजन कर रहे थे 1985 के साथ। तो जिस ईयर के साथ हम कंपेयर करते हैं, जो भी ईयर के साथ हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, दैट ईयर इज कॉल्ड एज बेस ईयर। तो ये हो गया बेस ईयर, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि उसके मुकाबले आज बढ़ा है या कम हुआ है, आज महंगाई बढ़ी है या महंगाई कम हुई है, पहले क्या थी, आज महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। तो ये हम ओवरऑल कंपैरिजन जो कर रहे हैं, ये किसके साथ कर रहे हैं, बेस ईयर के साथ। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जो कंपैरिजन होता है दैट इज विद द बेस ईयर। अब तुम बोलोगे सर बेस ईयर क्या है, तो बेस ईयर एक सिंपल सा ईयर है भाई, जिस ईयर के साथ तुम कंपेयर करना चाह रहे हो। मतलब मैं 1985 के साथ कंपेयर करना चाह रहा था अपने पापा के ईयर के साथ, तो 1985 के साथ मैंने कंपेयर किया, तो मैंने उसको बेस ईयर बोल दिया कि बेस ईयर में 10 रुपए था, आज कितना हो गया, 5000 रुपए हो गया, यानी बेस ईयर का 10 रुपए, आज का 5000 रुपए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 1 ईयर इज कॉल्ड एज बेस ईयर, ठीक है, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, जिस से हम कंपेयर कर रहे हैं। इधर हम लिख सकते हैं करंट ईयर, करंट ईयर सिंपली कॉल्ड एज
इसको हम बोल सकते हैं जिस को हम कंपेयर कर रहे हैं। अरे जैसे नहीं कि तुम्हारे घर वाले उसका लड़का देख उसकी लड़की देख, उसने इतने मार्क लाए तूने इतने लाया, तो तुम्हारा कंपैरिजन किससे होता है? उससे होता है। तो वो हो गया बेस ईयर, उससे तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, तुम हो गया करंट ईयर। तो जो ईयर को तुम कंपेयर कर रहे हो तो वो हो गया करंट ईयर। जिसको कंपेयर कर रहे हो, जिससे कंपेयर कर रहे हो, वो हो गया बेस ईयर। समझ भी बात? एक हो गया करंट ईयर, एक हो गया बेस ईयर। 2 or more period of time involved, one is called as base year which is used for comparison. The base year is taken as 100. जनरली हम बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 लेते थे क्योंकि कंपैरिजन के लिए आसान होता है। कुछ लोग होते हैं जिनका बोलना रहता है कि सर बेस ईयर जो है वो बेस ईयर जो है वो क्या है, जो ईयर से हम कंपेयर कर रहे हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सर 100 ही क्यों लिया, 150 क्यों नहीं लिया, 200 क्यों नहीं लिया, 400 क्यों नहीं लिया? तो भाई उसके पीछे रीजन है ना, 100 से कंपैरिजन इजी लगता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सर 10 लेना चाहिए था इंडेक्स नंबर, तो 10 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। 1000 लेना 1000 ले लो। बट बेसिकली 100 क्यों बोलिया जाता है ओवरऑल? क्योंकि 100 से कंपैरिजन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो जैसे हमने एक बार यहाँ पे बोले कि दिस इज दैट 2009 इज आवर बेस ईयर, दिस 2009 इज आवर, एक मिनट, दिस 2009, एक मिनट भाई साहब, सर्कस होगी कुछ, एक मिनट। हाँ, तो जैसे आपने बोले कि सर दिस 2009 इज आवर बेस ईयर, तो हम ये बोल देंगे कि ये बेस ईयर है, तो बेस ईयर है ये, तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या है? ऑलवेज 100। तो बेस ईयर का इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट ऑलवेज 100। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस ईयर का जो करंट ईयर है उसका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। हमने बेस ईयर का इंडेक्स नंबर निकाल लिया, वो निकालना क्या, वो तो दिया हुआ है 100 है। अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल के लिए ये जो करंट ईयर है इसका इंडेक्स नंबर निकालेंगे, और वो इंडेक्स नंबर निकालने के बाद उसको बेस ईयर के इंडेक्स नंबर से क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली कंपेयर करेंगे। उसको बेस ईयर के इंडेक्स नंबर से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और वो इंडेक्स नंबर जो करंट ईयर का निकाला जाएगा वो बेसिकली क्या बताएगा, वो यही शो करेगा कितनी प्राइसेस ओवरऑल बढ़ी है। अब तुम बोल रहे हो 5 रुपए इसमें बढ़ा है, 500 इसमें बढ़ा है, 50 इसमें बढ़ा है, 90 इसमें बढ़ा है। तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन सबको यूज करते हुए, इन सबके बिहाफ में एक सिंगल नंबर क्या करेगा, निकाल के देगा। एंड वो एक सिंगल नंबर हमारा करंट ईयर का क्या कहलाया जाएगा, इंडेक्स नंबर कहलाया जाएगा, जिसको हम बेस ईयर से कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि बेस ईयर के मुकाबले महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। तो बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज टेकन एज 100 एंड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर के परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है सो दैट वी कैन कंपेयर विद 100। यस, द बेस ईयर शुड बी फ्री फ्रॉम नॉर्मेलिटीज लाइक अर्थक्वेक। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है ना, उस समय बेस ईयर ऐसा मान के चलते हम ऐसे ईयर को जनरली लेते हैं जिस साल में कोई अनहोनी नहीं हो गई थी, है ना, कोई अर्थक्वेक बूम इस तरीके का कुछ नहीं आया था। नहीं तो एक साल अर्थक्वेक हो गया था तो प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, डिमांड बहुत बढ़ गई थी वो, ठीक है ना, या उस समय कुछ सिचुएशन बूम वाली थी। तो हम बेस ईयर जनरली वो ईयर को लेने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। बुक में तो आपको दिया रहेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में जो ईयर ऐसा ईयर हो जो ईयर में कुछ ऐसी अनहोनी या उल्टी सीधी चीजें ना हुई हो जहां से हम इजीली क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए। तो बेसिकली बेस ईयर के लिए हम कंपैरिजन ईयर ले रहे हैं, तो वो ईयर ऐसा होना चाहिए। नहीं तो ऐसा कोई ईयर निकला जिस समय कोई ईयर में कोरोना ही आ गया था, तो उस समय तो सिचुएशन पूरी अलग थी, तो वो ईयर से कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो सिचुएशन अलग थी। उस समय कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जो हमेशा नहीं होती है। तो बेस ईयर शुड बी ऑलवेज अ ईयर, जो ईयर में जो ऐसा ईयर होना चाहिए जो ईयर कंपैरिजन के लिए लायक हो। इंडेक्स टाइम सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ 2 और मोर पीरियड विद सेम बेस ईयर। हम पढ़ेंगे वो चीज़ें, ठीक है ना। अब इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। स्पेशलाइज एवरेज कहलाया जाता है, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। मेजर नेट चेंजेस कितने होते हैं ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में। ये जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में चेंजेस आ रहे हैं प्राइसेस के अंदर, इसमें नेट चेंजेस क्या आ रहे हैं ये वो मेजर करके देता है। दीज आर यूज फॉर कंपेरिजन, कंपेरिजन के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, यूज होता है। क्लियर? इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हद तक क्या होंगी, बढ़ेंगी। प्राइस इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स सब पढ़ेंगे एक एक करके। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रॉब्लम्स करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे आपको क्लैरिटी क्या होंगी, बहुत
मिलेगी। अभी तो मैंने सिर्फ एक ओवरऑल उसका क्या दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है ब्रीफ। कल हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें समझेंगे तो उसमें आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलती जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ऐसा हो रहा है। आज शायद हो सकता है कि थेरी मेरे को बताना था तो ऊपर ऊपर से आपको मतलब समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कल के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको क्लैरिटी और ज़्यादा मिलेगी। कल हम बिल्कुल ये से यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आज ये प्रॉब्लम मैंने कराया, तो इसके अंदर मैं कल आपको एक्चुअली में इंडेक्स नंबर किस तरीके से निकाला जाता है, वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, वो सब कुछ आपको करके बताऊंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।